स्पीड ऑफ साउंड का हम लोग पढ़े थे, तो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ क्या पढ़े हो भाई? आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े होगे कि पीवी बराबर कांस्टेंट, हाँ एनआर टी, तो एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट आएगा। चेंज कौन होगा? प्रेशर चेंज होगा तो उसके हिसाब से वॉल्यूम चेंज होगा, ऐसा पढ़े ना। तो जो भी हम लोग स्पीड का इक्वेशन लिखे हैं, जैसे v बराबर हम लोग क्या लिखे हैं भाई? या तो लिखे हैं बल्क मॉडुलस बाई रो, ये लिखे हो ना, या फिर लिखे हैं v बराबर क्या लिखे हो भाई? यंग्स मॉडुलस बाई रो, ये लिखे हो ना। तो कह रहा है कि अगर ऐसा गैस का इक्वेशन है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, लेकिन तुम साथ साथ ये भी पढ़े हो कि रियल गैस इक्वेशन ये नहीं होता है। दो तरह का गैस इक्वेशन है, एक आइडियल गैस इक्वेशन, एक है रियल गैस इक्वेशन। तो रियल गैस इक्वेशन क्या होता है भाई? पीवी गामा बराबर कांस्टेंट। क्या ऐसा पढ़े हो? हाँ, गामा है, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट। तो गामा क्या है भाई? तो गामा कहता है कि अभी गैसेस मॉलिक्यूल है, अलग अलग तरह का मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन है, डायटोमिक है, नाइट्रोजन ट्राइटोमिक है। फिर कहता है कि हीलियम मान लेते हैं सिंगल एटॉमिक, लिखते He केवल लिखते हो, ऑक्सीजन लिखते हो, O2 लिखते हो ना। तो डायटोमिक ट्राइटोमिक सबके लिए इस गामा का वैल्यू अलग अलग होता है, किसी के लिए 1.4 होगा, किसी के लिए 1.6 होगा, किसी के लिए 1.8 होगा, ऐसा होगा। तो उसके हिसाब से कहता है कि जब हम, तब ये तो हमारा सॉलिड के लिए हुआ है, तो सॉलिड में तो गैस इक्वेशन की बात नहीं है, लेकिन जो गैस का सिचुएशन है, जो यहाँ लिखे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, तो उसमें क्या होता है कि ये गामा इसके साथ क्या होता है? गुना होता है, यानी कि स्पीड का जो एक्चुअल इक्वेशन है वो क्या है भाई? तो गामा, ये गामा है, ठीक ना। ये यंग्स मॉडुलस इसको मत समझ लेना। ये तो ये कहता है, ये इक्वेशन जो दिए थे वो न्यूटन दिए थे, न्यूटन करेक्ट किए थे इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में थोड़ा मिस्टेक था, जाता है कि गैस, ये आइडियल गैस इक्वेशन के बेसिस पे दिए, लेकिन रियली में गैस ऐसा होता नहीं है। रियल में गैस इस इक्वेशन को फॉलो करता है। तो ये जो गामा है ना, ये गामा है, तो ये हमारा स्पीड ऑफ वेव क्या, स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या होगा रियल इक्वेशन में? ऐसा हो जाएगा। समझ आए? इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ बी के जगह पे पी कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेशर में के टर्म में अगर दिया रहेगा, क्योंकि गामा से पी निकलता है यहाँ पे, तो गामा पी बाई रो होगा। चलो, ये तो लिखा हुआ है, केवल इसको तुम्हें लिखना है। डाल दोगे न्यूटन करेक्शन, न्यूटन इसको करेक्ट किए थे, न्यूटन करेक्शन, इस फॉर्मूला को न्यूटन करेक्ट किए थे, इसलिए उनका न्यूटन करेक्शन है। न्यूटन के कारण इतना होगा फिजिक्स। क्या चाहता है? अब कहता है कि हमारे ईयर पे जो साउंड, कोई भी साउंड आता है, ये लिख लिए हो, न्यूटन का एक्शन लिख के केवल इसको लिख लेना बस, बाकी कुछ लिखने का जरूरत नहीं। बाकी केमिस्ट्री में तुम अपना पढ़ोगे, आइडियल गैस, रियल गैस, वो सब तुम वहाँ पढ़े होगे, उससे हमें कुछ खास मतलब है नहीं। अब कहता है कि कोई भी साउंड जो हमारे ईयर के पास आता है,
appearance of sound on human ear। हमारे पास जो साउंड आता है हम उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं मतलब पकड़ लेते हैं क्या चीज का है। किस चीज का साउंड हो रहा है, नहीं तो हम एक्चुअली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फिर भी सुन के हम महसूस कर लेते हैं कि क्या है। तो क्या कैसे कैसे हम उसको डिटरमाइन करते हैं, क्या क्या उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक है। तो कहता है कि पहला चीज जो है वो उसका है पिच, है ना। पिच किससे रिलेटेड है भाई, तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है ना। तो पिच के बारे में पहले लिखो थोड़ा सा। देखो पिच ऑफ द साउंड है, देखो पिच ऑफ द साउंड इज द सेंसेशन, पिच ऑफ द साउंड इज द सेंसेशन, pitch of sound is the sensation by which हाँ by होता है ना रे, by which we differentiate different types of voice। We differentiate different types of voice। Pitch is related with frequency। Pitch is सर डिफरेंट related टाइप्स with ऑफ के बाद क्या बोले? voice, VOIC, voice, different voice। क्या लिखे हो लास्ट में फिर बाद में? Pitch is related with frequency। Pitch is related with frequency। Pitch is related with frequency। Higher the pitch, higher the pitch, higher the frequency। Higher the pitch, higher the frequency। पिच ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा। एंड हायर द पिच, हायर द फ्रीक्वेंसी, एंड लोअर द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी। हायर द पिच, हायर द फ्रीक्वेंसी, एंड लोअर द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी। देखो इसको, पिच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ, उसी में लिखो ना, श्रिलनेस। पिच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ श्रिलनेस। पिच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ श्रिलनेस। श्रिलनेस यहाँ लिखा हुआ है, ऑल्सो एसोसिएटेड विथ श्रिलनेस। कहता है कि जैसे मान लेते एक भैंस बोल रही है, कहीं बोले और एक लड़की बोलेगी, दोनों के साउंड में डिफरेंशिएट कर लोगे भाई? है नहीं कर पाएगा। अब यही एग्जाम्पल बुक में दिया है तो हम क्या करें। भैंस को लड़की से तुलना किया है, तो भैंस और लड़की का साउंड में डिफरेंशिएट कर लेंगे। इवन लड़का और लड़की बोल रहा है या बोल रही है तब भी हम डिफरेंशिएट कर ले। अब ये अलग सिचुएशन है कि कुछ लड़की का आवाज लड़का जैसा और कुछ लड़के का कभी कभी हो जाता है। कभी रेयर सिचुएशन, बहुत कम ऐसा मिलेगा, लेकिन एक आध तो मिलता है।
फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है कि तुम डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि भाई कि लड़का बोल रहा है या लड़की, तो वो कौन डिफ्रेंशिएट कराएगा, तो ये पिच उसका करता है ना। दोनों का पिच क्या होता है, डिफरेंस होता है। जो गर्ल्स का वॉइस होता है उसका पिच हाई होता है ना। बॉयज जो का जो पिच है वो क्या होगा, लो पिच होगा, है ना। तो गर्ल्स का जो वॉइस है उसका क्या होगा, हाई पिच होगा। चाय चाय करेगी ना लड़की लोग, देखता है। और बॉयज कितना अच्छा से बोलता है, नहीं। चलो लिख लो इसको। दूसरा लिखो, हो गया पिच का। अरे भाई लिखो ना, एग्जाम्पल क्या होता है, मां मूर्ख आदमी यार, एग्जाम्पल करके लिखे हैं क्या। गर्ल्स का हाई पिच है, बॉयज का लो पिच, ये मतलब कंपेरेटिव स्टडी है। दूसरा चीज है लाउडनेस। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं साउंड को, वो है लाउडनेस। लाउडनेस लिखो लाउडनेस के बारे में। It is related to intensity of sound. It is related to intensity of sound. It is related to an intensity of sound. And also to the amplitude. It is related to the intensity of sound and also to the amplitude. एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू या प्रेशर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, वही है ना एम्पलीट्यूड। और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन होता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, नहीं। यानी एम्पलीट्यूड जितना है उसका स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, इंटेंसिटी होगा। समझ में आया। तो इसको लिख लो भाई, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो लाउडनेस पूछे किससे रिलेटेड है, तो इंटेंसिटी से और एम्पलीट्यूड से भी रिलेटेड है। तीसरा जो चीज होता है वो है क्वालिटी। क्वालिटी पहला पिच हुआ, दूसरा हुआ लाउडनेस और तीसरा है क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, जैसे कह रहा है कि सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड रिलीज हो रहा है दो अलग अलग डिवाइस पे, नहीं। मान लेते हैं कि एक हारमोनियम बज रहा है, एक बांसुरी बज रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है, फिर भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ये हारमोनियम का साउंड है, वो बांसुरी का साउंड है। क्या फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी तो नंबर है भाई कि कितना हर्ट्ज में होगा। सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड अगर दो अलग अलग डिवाइस से जनरेट हो रहा है, फिर भी हम लोग क्या डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ये इसका साउंड है, वो उसका साउंड है, नहीं। तो वो जिससे डिफ्रेंशिएट होता है तो कहता है कि वो क्वालिटी है ना। तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्वालिटी ऑफ साउंड है। इसके बेसिस पे हम सेम फ्रीक्वेंसी वाले को भी हम जस्टिफाई कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का है या दो अलग लोगों का है या जो भी है। तो क्वालिटी के बारे में लिखो थोड़ा सा। देखो, अ साउंड जनरेटेड बाई अ साउंड जनरेटेड बाई अ सोर्स, a sound generated by a source may contain a number of frequency, may contain a number of frequency component, may contain a number of frequency component, may contain a number of frequency component
द अपीयरेंस ऑफ साउंड, कंपोनेंट के बाद फुल स्टॉप देके आगे लिखोगे द अपीयरेंस ऑफ साउंड, द अपीयरेंस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द waveform, depends on the waveform apart from waveform apart from intensity and frequency. देखो आगे लिखा है इसमें, मतलब फुल स्टॉप के बाद we are able to differentiate two sounds of same frequency on the basis of quality. हो गया। तो ये तीन है जिससे हम साउंड को जस्टिफाई करते हैं कौन किसका है, और साउंड के फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, अंतर पता करेंगे कि कौन किसका साउंड है। नहीं, अब कहता है कि इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे भी। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है तुमको, कहाँ छूट गया, क्या आदमी है यार। कह रहा है कि इंटरफेरेंस ऑफ टू साउंड वेव है। कह रहा है कि दो साउंड वेव का पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। मान लेते हैं P1 बराबर क्या है, P01 साइन kx माइनस ओमेगा टी, है ना। वेव का फॉर्मेट ऐसा हम लिखवाए थे, वेव जब पढ़ रहे थे तब की बात है। वहाँ पे x होता था, x बराबर x0 ऐसा होता था ना। यहाँ पे हम साउंड को प्रेशर वेव मानते हैं, इसलिए P से डिनोट किए हैं। कह रहा है कि कोई दूसरा इक्वेशन है, दूसरा साउंड वेव है, मतलब दो अलग अलग डिवाइस, एक डिवाइस से ऐसा जनरेट हुआ, दूसरा डिवाइस से ऐसा जनरेट हुआ होगा। तो P02 साइन k x प्लस डेल्टा x माइनस ओमेगा टी। कहता है कि अब बात समझो क्या है एक्चुअली। कह रहा है कि एक साउंड मान लेते हैं यहाँ से जनरेट हो रहा है, एक साउंड यहाँ से जनरेट हो रहा है। ऑब्जर्वर कहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वर है ना। ऑब्जर्वर वहाँ पे है, ये सोर्स है, S1 है और S2, दो सोर्स है, दो अलग अलग जगह से साउंड जनरेट हो रहा है। अब यहाँ से साउंड यहाँ पे जाएगा और यहाँ से यहाँ पे साउंड जाएगा, यहाँ से वहाँ जा रहा है और यहाँ से वहाँ जा रहा है। एरो दिखा रहा है डायरेक्शन की किधर से किधर जा रहा है। तो तुम्हें देखने में क्या लग रहा है कि कौन डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा है नहीं। तो कह रहा है कि अगर ये x है तो ये कितना होगा, थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, x प्लस डेल्टा x होगा कि नहीं होगा। हाँ? तो कहता है कि इसके पाथ लेंथ में जो चेंज होता है उसी को क्या बोला जाता है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस पे डिफरेंस पढ़ा चुके हैं हम, है ना। तो कहता है कि पाथ डिफरेंस क्या है भाई हमारा, तो क्या है x और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x है। तो ये दोनों साउंड वेव जो है, दो सोर्स है, ये फ्रॉम सोर्स 1 है, फ्रॉम सोर्स 2 है, दो सोर्स से साउंड निकल रहा है। दोनों का इक्वेशन ऐसा है, दोनों के पाथ में क्या डिफरेंस हो सकता है ऑब्जर्वर के पॉइंट। तो कहता है कि यहाँ दोनों का अगर हम देखें यहाँ पे, तो अभी
साइन के अंदर जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। अच्छा। क्या यही कहते हैं ना? हाँ? तो कहता है कि इसका अगर एक इक्वेशन और अच्छे से हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? पी नॉट टू साइन के इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा कि नहीं? और फिर क्या बचेगा? के डेल्टा एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं? के डेल्टा एक्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ये मिक्सिंग नहीं हो रहा है ना इसका? S1 S2 है, कहीं पॉइंट पे जा रहा है भाई। ये अगर x है तो ये क्या होगा? x प्लस डेल्टा एक्स। S1 S2 मतलब सोर्स है और यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है जिसको सुनना है, नहीं? तो अभी और हम उसके पहले इक्वेशन कैसा लिखते थे भाई? तो इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं पी नॉट टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। क्या ऐसा भी लिख पाए थे? तो इसमें और इसमें देखो तो यार डेल्टा क्या है? यहाँ के डेल्टा है कि नहीं? तो यहाँ के पहला वाला जो इक्वेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है? के एक्स माइनस ओमेगा टी। और यहाँ पे भी के एक्स माइनस ओमेगा टी है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा क्या है? डेल्टा। या इसमें भी वही बात है, के एक्स माइनस ओमेगा टी और के डेल्टा एक्स। यानी कि इस दोनों को कंपेयर करें तो डेल्टा किसके बदले आना चाहिए? के डेल्टा एक्स के बराबर आना चाहिए। यानी कि इस दोनों से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से क्या होगा? डेल्टा बराबर क्या होगा? के इंटू डेल्टा एक्स। ये डेल्टा स्मॉल डेल्टा, ये कैपिटल है, ठीक ना? पढ़ते दोनों को डेल्टा ही है। तो डेल्टा, ये डेल्टा क्या कहलाता है? फेज डिफरेंस कहलाता है। ये डेल्टा क्या कहलाएगा भाई? फेज डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस। यहाँ पे एंगल के एक्स माइनस ओमेगा टी है, यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो दोनों के बीच कुछ एंगल का डिफरेंस है। तो ये डेल्टा क्या कहलाया? फेज डिफरेंस। और डेल्टा एक्स क्या कहलाया भाई? तो ये पाथ डिफरेंस कहलाया। इसको एक्स डिस्टेंस चलना पड़ा, इसको एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल करना पड़ा। तो ये डेल्टा एक्स क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा। तो रिलेशन तुम्हें वहां भी बताया गया था कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या है? तो डेल्टा बराबर के को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में ये रिलेशन होता है, वहां भी लाया गया था वेव जब पढ़ रहे थे तब भी। तो ये साउंड भी क्या है? वेव ही है। तो जिसमें क्या है भाई? डेल्टा क्या है? तो डेल्टा है हमारा फेज डिफरेंस और डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। और लेमडा क्या है? लेमडा वेव लेंथ है, नहीं? लेमडा क्या है? वेव लेंथ। या अगर इस फॉर्मेट में अगर हम निकालें, इसी फॉर्मेट में निकालते हैं तो यहाँ पे डेल्टा टू पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और के क्या होता है? के हमारा वेव नंबर होता है। के क्या है भाई? वेव नंबर। वेव नंबर पढ़ा है ना वेव में? हाँ? तो ये रिलेशन होता है हमारा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, कभी कंपटीशन में दोगे तो पाथ डिफरेंस दिया रहेगा, वेवलेंथ दिया रहेगा, फेज डिफरेंस निकालना होगा। मतलब इस तीन में से कोई भी दो दिया रहेगा, तीसरा निकालना होगा, है ना? तो इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। इसको छाप लो जल्दी से। क्या हो गया है? क्या कर रहा था? मिटा लो, हमारा क्या जाएगा? हम तो नहीं बोलेंगे, तुम अपने बोले जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? चल चल लिख लिख। राफिल के क्या रेडियो वाला है क्या? है? जो ये बवाल चल रहा है। हाँ। राफिल जी।
आप नहीं हो तो हमारा हो ही गया था तो हम कहा जाते हो गया तो जाने होंगे। अभी तो पीटी है में 3 साल लेगा ये 3 साल में पीटी कराया है फिर 3 साल में मेंस कराएगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1-2 साल पता चलेगा तब तक उमड़ गया है। ना कैंसिल है कुछ नहीं बवाल है खाली यूपी इलेक्शन बंद होगा उसके बाद जो किया है वही लेगा कुछ चेंज नहीं करेगा अभी देखा कि इलेक्शन में वहाँ बवाल हो जाएगा ना इसलिए तो टाइम मार्च तक ले लिया है हाँ सर पर FIR हो गया चलो लिख तू फिलहाल लिखना उसके बाद में देखेंगे क्या होगा बाद में डीलिंग देना आज लगता है मौसम ठीक ठाक हो रहा है नहीं कल बारिश हो रहा है हाँ कल बारिश का है मौसम क्या हो गया बाबू सर पिक्चर बनाओ ना पिक्चर बनाना है तो पता कैसे चलेगा कि 2 पार्ट है 5 डिफरेंस पता कैसे चलेगा बन गया क्या आदमी है हम लोग इंटरफेरेंस पढ़े थे 2 तरह का इंटरफेरेंस वेब में पढ़े थे पहला इंटरफेरेंस जो पढ़े थे वो वहाँ पे क्या था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो वहाँ पे पढ़ने लायक ये था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर है तो फेज डिफरेंस कितना होगा और पाथ डिफरेंस कितना होगा वो पढ़ा चुका हूँ वहाँ पे कैसे कैसे आया था तो यहाँ पे केवल मैं लिख देता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसका फेज डिफरेंस कितना होगा अगर कहीं पढ़े हो तो देखो तो है कहीं है क्या है तुम्हारे कॉपी में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था तो फेज डिफरेंस कितना होता था भाई 2n पाई नहीं ऐसा बताया ना तो आप समझो कि अगर फेज डिफरेंस हमें दिया हुआ है तो पाथ डिफरेंस अगर हमें निकालना होता तभी हम रिलेशन पढ़े हैं लेमडा बराबर क्या पढ़े सॉरी डेल्टा बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स तो अगर हमें पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं तो फेज डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा भाई तो लेमडा इधर जाएगा यानी कि डेल्टा लेमडा बाई 2 पाई क्या ऐसा होगा कि नहीं और ये जो डेल्टा की वैल्यू कितना है 2n पाई है तो 2n पाई लेमडा बाई 2 पाई कटेगा तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना आया n लेमडा क्या ऐसा आया था कि नहीं वहाँ पे भी है तो तुम्हें याद रखना है बस ये दोनों चीज और ये फॉर्मूला है तो कोई भी एक दिया हुआ है तो दूसरा निकल ही जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा तो वहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है भाई तो 2n पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई 2n का मतलब इवन हो गया n का वैल्यू कुछ भी डालोगे ये इवन ही आएगा और उस समय क्या होगा हमारा डेल्टा एक्स क्या होगा n लेमडा होगा मतलब 1 2 3 4 ऐसा डालते जाओगे यहाँ पे है ना तो लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा ऐसा होगा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सिचुएशन होता है हो गया
फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक बात और लिख लो। इतना लिखने के बाद इसके बाद लिख लो एक लाइन कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। इतना अगर छाप लिए हो तब तुमसे आज नहीं हो पाएगा क्या? रिजल्टेंट देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम मतलब कह रहा है कि दो वेव का इंटरफेरेंस अगर होगा तो उसका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो कह रहा है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा जो इंटरफेरेंस होता है वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है बाबू? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जैसे यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई था, वे देख यहाँ पे हो गया। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो फेज डिफरेंस है डेल्टा, फेज डिफरेंस, ये क्या वहां पे क्या था? इवन मल्टीपल ऑफ पाई था। यहाँ पे क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि 2n+1 पाई। ये क्या है भाई? ये यहाँ n का वैल्यू कुछ भी डालो, 1 ऐड हो जाएगा तो ऑड हो जाएगा। तो सीधा सीधा याद रखता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो फेज डिफरेंस है क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो इस फॉर्मूला से फिर हम पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। पाथ डिफरेंस क्या है भाई? तो लेमडा डेल्टा बाई 2 पाई। क्या ऐसा ही होगा ना? तो डेल्टा कितना है? ऐसा कुछ है तो लेमडा डेल्टा के जगह पे रखो 2n+1 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। पाई से पाई गया, नहीं होगा? तो डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा भाई? तो 2n+1/2 लेमडा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर इस 2 से इसको डिवाइड करें, 2 से इसको करें, तो क्या लिख सकते हो? n+1/2 इंटू लेमडा। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो कह रहा है कि n की वैल्यू 1, 2, 3 जो भी डालना होगा 0 से डाल सकते हो, है ना? तो ये हमारा क्या हुआ भाई? पाथ डिफरेंस हुआ। किसके कंडीशन में? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के सिचुएशन में। छाप लो इसको। छापो छापो, छापने में कोताही ना करो। क्या मन तो इसी में लगता है ना तुम लोग का? क्या ऐसा नहीं है? एग्जाम में क्या मिलेगा ऐसा? सरकार निकला निकला होगा। क्या रे, हो गया? मिटा दे इसको।
लास्ट में लिख लो इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लास्ट में लिखो इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मिनिमम। इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस resultant amplitude is minimum। कंस्ट्रक्टिव में ज्यादा होगा, डिस्ट्रक्टिव में कम होगा, है ना। टॉपिक डालो स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव in organ 5। स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ऑर्गन 5। ऑर्गन 5 का मतलब क्या होता है? बांसुरी, नहीं है? तो ऑर्गन 5 दो तरह का होगा, हम दोनों तरह के लिए पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्लोज्ड ऑर्गन 5। क्लोज का मतलब दोनों साइड क्लोज नहीं, एक साइड होना चाहिए, एक साइड से साउंड जाना चाहिए ना उसमें। तो एक होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, मतलब वन इन क्लोज होगा। सिचुएशन लाइक कैसा होगा भाई? तो कह रहा है कि मान लेते हैं ये हमारा है, ये एक इंड क्लोज है, नहीं एक इंड क्या है हमारा? ओपन है। यहाँ पे ये ओपन इंड है, ये क्लोज इंड है। तो कह रहा है कि अब अगर इसमें साउंड कोई आएगा, नहीं तो क्या होगा इसके साथ? मान ले क्या रे बाबू, साउंड ऑन करके हाथ हिलेगा? क्या आदमी है यार, कान खराब करेगा मेरा। कुछ पूछना है तो साउंड ऑन करो, अदरवाइज ऑफ करके रखो। अच्छा लो, कह रहा है कि मान लेते हैं कि जो ऑर्गन पाइप है या फ्लूट है उसका लेंथ L है ना। तो कह रहा है कि साउंड जब वहां से आएगा इसमें, है ना, ये इसका इन पॉइंट है, तो यहाँ से जब साउंड आएगा तो यहाँ पे आके टकराएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा एंड पॉइंट है ना। तो कोई भी वेव क्या है कि अगर एंड पॉइंट से टकराए तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा हम लोग पीछे भी पढ़े थे ना भाई, स्ट्रिंग वाला पढ़े थे कि स्ट्रिंग को अगर हिलाए तो वहाँ से गया, जहाँ एंड पॉइंट है वहाँ टकराया, फिर वहाँ से वापस आया। उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि एक एंड को हम क्लोज किए, मतलब एक एंड को टाई किए हैं, दो एंड को टाई किए हैं, ऐसा किए थे ना हम लोग। तो कह रहा है कि इसमें वेव जो बनेगा वो कैसा बनेगा भाई? तो वेव इसमें बनेगा क्या दिख रहा है क्या? मतलब क्या हुआ कि इधर कहीं सोर्स है, तो सोर्स से साउंड आ रहा है, बाहर क्या है कहाँ गया उससे हमें मतलब नहीं है। इसके कॉर्नर पे टकराएगा, फिर यहाँ से आते आते क्या होगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, दोनों साउंड मिलेगा मतलब इंटरफेरेंस हुआ। और उसी समय क्या होगा, इसके ऑर्गन के इंड पॉइंट जो है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, इसका क्लोज इंड है, इधर ओपन इंड है, उससे क्या करेगा, ये टकराएगा, है ना। तो टकराएगा तो, और उसके बाद फिर अगर मान लेते हैं टकराने के बाद रिटर्न बैक जाएगा, तो रिटर्न बैक जाएगा तो L लेंथ आया और L लेंथ गया, यानी टोटल इसको पाथ कितना ट्रेवल करना पड़ा? हाँ, टोटल पाथ लेंथ जो होगा वो कितना ट्रेवल करना पड़ा भाई? 2L करना पड़ा कि नहीं? अच्छा, अब अगर टोटल पाथ लेंथ 2L है तो फेज डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं ना, रिलेशन पढ़े हैं भाई कि डेल्टा बराबर क्या पढ़े हैं? 2 पाई बाई लेम्टा इंटू डेल्टा एक्स, यही पढ़े हैं ना अभी। तो अगर पाथ लेंथ का मतलब ये बेसिकली हो गया ये पाथ लेंथ डेल्टा एक्स। तो अगर ये डेल्टा एक्स हमें पता है तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर हमें डेल्टा निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं कितना? 2 पाई बाई लेम्डा इंटू 2L होगा कि नहीं? कितना हो जाएगा भाई? 4 पाई L बाई लेम्डा। ये हमारा क्या आया? फेज डिफरेंस है। सही, कहने का मतलब ये क्या है कि एक वेव जब यहाँ से चला
तो यहाँ से आया, यहाँ से टकरा के यहाँ पे चला गया। फिर जब ये दूसरा वेव जब टकरा के यहाँ पे पहुंचा होगा तब फिर पहला वेव जब टकरा के यहाँ पे पहुंचा होगा, मतलब उस ऑर्गन पार्ट से बाहर जा रहा होगा, तो कह रहा है कि तब दूसरा वेव अगर इंटर किया यहाँ पे, तो ये तो अपना यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ ऐसे वापस चला गया ना भाई। तो कितना एंगल वो चला, कितना एंगल चला होगा? तो कहता है कितना एंगल चला होगा भाई। तो अभी समझो कि ये कितना है ये चीज। जैसे ऐसा हम अगर बनाते हैं इसको, ऐसा वेव, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ ऐसा दिख रहा है, तो यही पोर्शन यहाँ दिख रहा है कि नहीं। और फिर वापस गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ। तो इसको एंगल जब हम डिनोट करते थे तो ये 0 होता था, ये π/2 होता था, ये पाई होता था, नहीं क्या ऐसा हुआ कि नहीं। तो कह रहा है कि पहला वेव इतना पहले चल लिया, उसके बाद दूसरा वेव जब आया तब तक ये क्या होगा, दूसरा वेव जब तक फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तब तक ये क्या होगा, उससे पाई आगे चला जा चुका होगा कि नहीं। क्योंकि यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर जब वापस गया तो फिर यहाँ से यहाँ, तो कितना हुआ, ये पाई आधा साइकिल है। यानी कि ये जो वेव होगा, फर्स्ट वेव होगा, उसका फेज डिफरेंस, यानी कि फेज उसका कितने से आगे हो गया होगा भाई, तो उसका फेज कितना हो गया होगा, तो 4πL/λ तो था ही, और क्या हो गया होगा, पाई हो गया हुआ होगा कि नहीं। अब सवाल कहता है कि दो तरह का इंटरफेरेंस हम लोग पढ़े हैं, तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो ये फेज जो होता है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2n का होना चाहिए कि नहीं। यही हम लोग पढ़े ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n हम लोग फेज के बारे में पढ़े थे कि वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, क्या ऐसा ही पढ़े है ना। तो देखो यहाँ से क्या हो सकता है बाबू, क्या हो सकता है, मतलब कुछ कॉमन है क्या दोनों तरफ, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई वहाँ भी है, हटा सकते हैं ना इसको। तो पाई हटा सकते हो तो क्या होगा, यहाँ से क्या बचेगा, 4L/λ + 1 बराबर क्या होगा, 2n। क्या ऐसा होगा कि नहीं। चलो इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। या इसको यहाँ कैलकुलेट किया जा सकता है। बेसिकली हमें एल का कैलकुलेशन करना है। क्या एल का कैलकुलेशन कर सकते हो क्या यहाँ पे, देखो ये फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बाबू, यहाँ पे है ना। इंटरफेरेंस अच्छे से नहीं लिखा है, तुम लिख लेना, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना। यहाँ पे x लिखना, ये डिस्प्लेसमेंट का फिगर है, वहाँ पे x लिखा हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट का फिगर है। अगर हो गया होगा तो मिटाएंगे। हाँ, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इतना तो ये पहले चल चुका है, दूसरा जब चलेगा तो उसको पाई चलना पड़ेगा तब वो वहाँ पहुँचेगा।
चलो हो गया। अब यहाँ से हमें एल का वैल्यू बेसिकली इसको सॉल्व करके निकालना है ना। तो क्या करोगे तुम, एलसीएम वगैरह ले सकते हो, है? यहाँ से हो जाएगा सॉल्व, क्या नहीं होगा तो साथ साथ मेरे करो, तुम देखो। तो लेमडा अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई, 4l प्लस लेमडा बराबर 2l। क्या ऐसा होगा कि नहीं? फिर लेमडा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4l बराबर क्या हो जाएगा 2n लेमडा, और ये लेमडा उधर से माइनस लेमडा हो जाएगा ना, तो 2n लेमडा माइनस लेमडा, तो l बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से लेमडा कॉमन ले सकते हो नहीं, तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 1/4 लेमडा। क्या ऐसा होगा कि नहीं? अभी कुछ कटेगा अभी, ये 2n को 4 से करेंगे, 1 को 4 से करेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा हमारा ये फाइनली, l बराबर कितना हो जाएगा n/2 माइनस 1 लेमडा। क्या ऐसा होगा कि नहीं? एल का वैल्यू ऐसा आएगा ना। चलो इसको छाप लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। जिसमें n का वैल्यू कहाँ से लेना है भाई, तो एक लोगे n/2, हाँ 1/4 होगा, वही तो कह रहे हैं कि n/2 माइनस क्या होगा 1/4, नहीं होगा? ये छोड़ो, इतना तो ही लिखो, उससे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, यही लिखो 2n माइनस 1/4 लेमडा, है ना। l का वैल्यू, n का कंडीशन लिख लेना कि n कहाँ से होगा भाई, तो n होगा 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n का वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4। यही इक्वेशन l का फॉर्मेट, एक और अगर यहाँ पे प्लस के फॉर्मेट में भी कभी कभी तुम्हें दिया रह सकता है, ठीक ना। तो प्लस के फॉर्मेट में जब दिया रहेगा तो n का वहाँ पे 0 से स्टार्ट हम करेंगे, समझा। इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि l बराबर क्या होगा 2n प्लस 1/4 इंटू l। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन को चेंज करेंगे तब, लेकिन तब इस सॉरी यहाँ पे लेमडा है, लेकिन इसके सिचुएशन में n कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से आएगा, है ना। तो उसके बाद जो वैल्यू l की आएगी, इसमें 1 डालोगे या इसमें 0 डालोगे, सेम आएगा वैल्यू, समझ में आया। तो l का ये फॉर्मेट भी तुम्हें कहीं कहीं मिल सकता है, उसको भी लिख लो। फिर मिटाता हूँ, इधर मिटा दो साइड में। क्या रे, हो गया? हो गया। इसको मिटा दें? क्या रहा, मिटाएं? यस सर जी। आप देखो, कहता है कि जो अभी हमारा इक्वेशन आया था l बराबर क्या आया था भाई, 2n माइनस 1/4 इंटू लेमडा, और हम इसके लिए सिचुएशन लिए थे कि n कहाँ से होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन होना चाहिए ना। तो कहता है कि अगर n की वैल्यू n बराबर अगर 0 हो जाए तो l क्या होगा, अगर यहाँ पे 0 डालते हो तो क्या हो जाएगा भाई, अच्छा हाँ, प्लस यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा भाई, हाँ अगर हाँ यहाँ पे माइनस होता तो 1 से स्टार्ट होता है ना। तो जो दोनों में से जो भी बात एक ही है, तो अगर 0 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ लेमडा/4 आएगा,
1 लेमडा लिखा नहीं जाएगा ना। फिर कहता है कि n बराबर अगर 1 हो जाए तब l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 लेमडा बाई 4। n बराबर अगर 2 हो जाएगा तो l का वैल्यू क्या होगा? 5 लेमडा बाई 4। तो ये लेमडा क्या वेवलेंथ है ना। तो कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो होता है यहाँ से अगर लेमडा हम निकाले तो कितना होगा? 4l होगा नहीं। यहाँ से अगर लेमडा निकले तो क्या होगा? 4l होगा। यहाँ से अगर लेमडा निकालो तो क्या होगा? 4l बाई 3 होगा। यहाँ से अगर लेमडा निकालो तो क्या होगा? 4l बाई 5। तो कहता है कि ये n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2 का मतलब क्या हुआ? नहीं है नंबर ऑफ नहीं। पहले इसको लिख लो फिर समझाता हूँ कि क्या होता है उसको, मैं फिगर से समझाऊंगा। हो गया। ऐसा कितना भी निकाले जा सकते हो, पर कुछ एक तो लिख लो, हो गया काम खत्म। इसे मिटाता हूँ। क्या मिटाऊँ? ये तो जितना मन होगा उतना निकालते जाओगे ना। अब देखो यहाँ से l बराबर ऐसा दिया हुआ है, अगर यहाँ से लेमडा हम निकाले है ना, तो क्या लिख सकते हो भाई? तो 4 इससे गुना होगा कि नहीं? तो 4l बाई क्या हो जाएगा? 2n प्लस। ये लेमडा की वैल्यू है ना। हमें अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि v बराबर क्या होता है? न्यू लेमडा। क्या ऐसा पढ़े हैं कि नहीं? तो अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा? v बाई लेमडा होगा कि नहीं? फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा? v बाई लेमडा। v क्या है? स्पीड, ये फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ। ऐसा रिलेशन होता है कि नहीं? तो लेमडा अगर हमें पता चल गया, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना, स्पीड तो हम पहले ही निकाल चुके हैं रिलेशन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा भाई? v बाई लेमडा। तो v बाई ये सब कुछ नीचे सही होगा ना। तो ये नीचे होगा तो यानी कि v डिवाइडेड बाई क्या होगा? 4l डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। तो ये ऊपर जाएगा, 4l नीचे रह जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2n प्लस 1 बाई 4, यही होगा ना, और v बाई l। तो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा हमारा। अब n का वैल्यू अलग अलग रखते जाओगे, 0, 1, 2, 3। तो अब कहता है कि n का वैल्यू क्या होगा? 0, 1, 2, 3 रखोगे तो हमारा जो पहला जो फ्रीक्वेंसी होगा, तो फ्रीक्वेंसी अगर 0 रखते हो तो कितना हो जाएगा? v बाई 4l होगा, नहीं होगा? तो पहला जो फ्रीक्वेंसी होगा जिसको न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऐसा वहाँ भी पढ़ाया गया था वेव में। तो कितना होगा भाई? तो v बाई 4l होगा। फिर अगर न्यू 1, यानी कि इसका जगह पे जब 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 बाई 4 नहीं होगा, यानी कि 3 बाई 4 v अपॉन l ऐसा चलेगा। फिर 2 रखोगे तो क्या होगा? 5 बाई 4, 7 बाई 4, ऐसा चलते जाएगा ना। नहीं, ये क्या हो जाएगा भाई? 5 बाई 4 v अपॉन l, ऐसा चलते जाएगा। तो कहता है कि ये जो हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, अगर एक एंड क्लोज है तो उससे हमें उसमें जब साउंड को अगर हम डालेंगे तो क्या क्या फ्रीक्वेंसी मिल सकता है भाई? तो ये फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ये फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ये अभी कह रहा है कि 1/4 v बाई एल और 3/4 v बाई एल के बीच में और भी कुछ हो सकता है नंबर, 2/4 होता है, लेकिन 2/4 यहाँ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है।
3/4 5/4 के बीच में 4/4 है, वो मिल रहा है क्या इसमें? नहीं मिल रहा है। तो कहता है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होगा उसमें सारे फ्रीक्वेंसी हमें क्या होता है? नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? तो इसको ये जो V0 है इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद उसको जो बोला जाता है वो है ओवरट्यून। वहाँ भी पढ़ाया गया था फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ऐसा फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक देखोगे तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद वो जो रिपीटेशन आ रहा है तो ये पहला रिपीटेशन, इसलिए इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाता है या फर्स्ट ओवरटोन। ये सेकंड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन, थर्ड, ऐसा जितना भी है तो जितना निकालना होगा तुम्हें, तो अगर फर्स्ट हार्मोनिक पूछा तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। बोले तुम्हें बोलता कि फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो यहाँ इनका वैल्यू 5 डालना होगा। जीरो वाला क्या होगा? फंडामेंटल होगा। वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन का मतलब रिपीट करना, तो रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जितना बोले कि फिफ्थ हार्मोनिक क्या होगा भाई या फिफ्थ ओवरटोन क्या होगा तो यहाँ एन की वैल्यू 5 रखोगे, जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो तुम लिख दोगे। तो एल क्या होगा? तो एल तो ट्यूब लेंथ दिया हुआ है, और वी स्पीड ऑफ साउंड, जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड जो नेचुरल साउंड होता है 340, एयर में यही होता है ना 340 मीटर पर सेकंड, ऐसा ही पढ़ोगे ना, इतना ही नहीं पढ़ रहा। तो उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ, हाँ, एन का वैल्यू जो होगा 1 से ओवरटोन होगा, 0 है तब तो वो फंडामेंटल है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद जो रिपीट करेगा साउंड, तो चलो आज यहाँ समाप्त करते हैं, कल पढ़ेंगे, इसका भी थोड़ा सा पढ़ेंगे और ओपन ऑर्गन टाइप पढ़ेंगे, है ना। जब दोनों एंड क्या होगा? ओपन होगा। तो फिगर भी इसका छूट गया है, अभी टाइम भी हो गया है ना। फिगर बहुत लंबा लगेगा, अभी तो 15 मिनट लग जाएगा। फिगर एक नहीं है, 6 फिगर बनाना होगा।